थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों हमने देख लिया था सारा का सारा प्रोसेस और साथ में पॉलीट्रोपी प्रोसेस भी देख लिया था। पॉलीट्रोपी प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था हीट कैपेसिटी का, मोलर हीट कैपेसिटी का आया था CVm माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, जहां पे x जो था वो PV का पावर x बराबर कांस्टेंट का v का जो एक्सपोनेंट था वो x था। ठीक है, तो ये सारा कुछ स्टडी हमने कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस जहां से शुरू होगा फिर वहीं पे खत्म होगा। तो बेसिकली आज हम साइक्लिक प्रोसेस के सहारे ग्राफ को स्टडी करने जा रहे हैं कि कोई भी ग्राफ अगर साइक्लिक नेचर का होगा तो उसमें सारा का सारा रिक्वायर्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन है उसको निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस में हम एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो कि हमें दिया हुआ है PV कर्व और PV कर्व कोई भी रैंडम सा एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है। मान लीजिए कि ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे कोई साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब सपोज करो तुम्हें ग्राफ से पता करना है कि वर्क डन क्या होगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट, इसे हमने A एज्यूम कर लिया और सबसे जो राइट का पॉइंट है यहां पे इसे हमने B एज्यूम कर लिया। तो ध्यान से देखो, अब ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो दो पार्ट में बट गया। A से लेकर B तक एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन B से लेकर A तक हमारा कंप्रेशन हो रहा है। A से लेकर B तक गैस एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन B से A में वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो गैस हमारा कंप्रेस कर रहा है। अगर हम A से B का वर्क डन अलग निकाले और B से A का वर्क डन अलग निकाले और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन हम क्यों निकाल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि याद करो बहुत पहले हमने बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में जितना भी स्टेट फंक्शन है उसका चेंज जीरो होता है, क्योंकि फंक्शन जहां हमारा प्रोसेस A पॉइंट से शुरू हुआ और A पे ही खत्म हो रहा है, यानी कि इंटरनल एनर्जी A का वही रहेगा जो पहले था। तो डेल्टा U जो होगा, डेल्टा U इस साइक्लिक प्रोसेस का जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। अगर हम डेल्टा H की बात करें तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस का जीरो के बराबर होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर डेल्टा U बराबर Q प्लस W लिखोगे और डेल्टा U जीरो हो गया तो यहां से तुम लिख सकते हो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू किस में, जिस साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें। कहने का मतलब अगर W निकल जाए तो हमारा Q भी निकल के चला आएगा। यही रीजन है कि हम लोग यहाँ पे W निकालना चाह रहे हैं। वर्क डन अगर निकल गया तो Q निकल जाएगा और ये दोनों तो जीरो ही होता है, तो चारों फिजिकल क्वांटिटी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक प्रोसेस जो है उसका वर्क डन क्या होगा। A से B जो प्रोसेस है PV कर्व, उसका वर्क डन उसके नीचे का एरिया होता है। ये बात हमने बहुत पहले प्रूव कर दिया था, बशर्ते कि ये सब कुछ हमारा रिवर्सिबल हो। साइकिल जो है वो रिवर्सिबल मान के चलो। ठीक है, लिख दो रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो भी तुम रिवर्सिबल मान के चलोगे, अगर इरिवर्सिबल लिखा है तब जाकर तुम इरिवर्सिबल पे काम करोगे। तो A से B तक का जो प्रोसेस है, A से B तक का, उसका वर्क डन AB लाइन के नीचे का पूरा एरिया आएगा। ये सारा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। सही है बच्चों। अब देखो A से B के नीचे का सारा एरिया आ गया, और क्योंकि A से B में एक्सपेंशन हुआ है तो ये जो वर्क डन है उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन का वर्क डन आएगा। इसके नीचे जो है ये भी नेगेटिव होगा। पूरा जितना ग्रीन लाइन देख रहे हो, जो ग्रीन शेड देख रहे हो, वो नेट एरिया निकल के आएगा मैग्नीट्यूड वहां से, और उसमें तुम माइनस साइन लगा दोगे। ठीक है, तो A से B का वर्क डन हमें ये ग्रीन शेडेड एरिया दे दिया। अब देखो B से A का वर्क डन, B से A का वर्क डन, ये B से लेकर A तक का जो लाइन है, जो कर्व है, उसके नीचे का एरिया होगा। तो उसके नीचे के एरिया को हम शेडेड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला एरिया आया, ये एरिया आया। तो देखो तो B से A का जो वर्क डन है उसमें कंप्रेशन हो रहा है, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इसके नीचे का एरिया B से A वाला पॉजिटिव साइन का होगा। कहने का मतलब B से A के नीचे का एरिया दोनों बार इंक्लूड हो गया। जब A से B तुम गए तो भी वो एरिया आया था और B से A में भी आया। ये जो लाइन है, इस तरह का जो लाइन है, राइटवर्ड जो लाइन है ना, वो नेगेटिव साइन वाला है, वो AB के नीचे वाला आया था। और B से जब A की ओर गए तो इस तरह से जो हमने लाइन खींचा है ना, लेफ्टवर्ड जो है वो पॉजिटिव साइन का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस लाइन था, जो प्रीवियस एरिया था नेगेटिव साइन वाला, वो नए वाले एरिया जो कि पॉजिटिव साइन वाले का है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये नीचे का पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। जब A से B के वर्क डन में तुम B से A के वर्क डन को ऐड करोगे
तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, वो दो बार आ गया, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसल। और अगर ये पूरा का पूरा कैंसल हो गया तो हम नोटिस कर रहे हैं कि बच गया केवल ये बीच का एरिया, और इस साइन के साथ बचा तो नेगेटिव साइन के साथ बचा। क्यों नेगेटिव साइन के साथ बचा? क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क डन ज्यादा है कंप्रेशन के वर्क डन से। इट मीन्स कि अगर ऊपर में एक्सपेंशन हो रहा है, नीचे में कंप्रेशन हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज साइकिल है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्लॉकवाइज साइकिल में अगर पीवी कर्व है तो आपका एरिया जो है वो नेगेटिव आया, साइन उसका नेगेटिव आया, और उस वर्क डन का मैग्नीट्यूड कहां से आया? तो ये जो भी साइक्लिक प्रोसेस था उसके अंदर का जो एरिया है, उसके अंदर का जो एरिया है वो हमारा वर्क डन हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंक्लूजन निकल के आया कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द पीवी कर्व will give magnitude of work done। ध्यान रहे पीवी कर्व की बात कर रहे हैं। पीवी कर्व में जो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का जो एरिया होता है, एरिया इनक्लोज्ड, वो हमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड दे देगा। डन यहां तक आ गया समझ में? तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ गया। साइन कहां से आएगा? इफ इट इज ए क्लॉकवाइज पीवी कर्व, अगर ये क्लॉकवाइज कर्व है, जैसे ये वाला क्लॉकवाइज पीवी कर्व है, तो वर्क डन का साइन क्या आया था? वर्क डन विल बी नेगेटिव। सही है बच्चों, वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर इसका उल्टा ले लें, इफ इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज कर्व, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर्व है तो उसके समय वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, ये सवाल देखते हैं हम लोग। आप लोग पहले इस सवाल को पूरा अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। देखो, तो इस सवाल में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज पुट थ्रू रिवर्सिबल पाथ एज शोन इन द फिगर। वो जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में देखो क्या सीन है। पॉइंट नंबर 1 से 2 पे गया, 1 से 2 पे जब गया तो प्रोसेस का नाम ए है, और 1 से 2 में नोटिस करो प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm पे, यानी 1 से 2 जो होगा वो एक आइसोबारिक प्रोसेस होगा। 2 से 3 में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है 44.8। जो भी लाइन जिस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये लाइन 1 से 2 ग्रीन लाइन जो है ये प्रेशर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा 1 से 2 में। 2 से 3 जो है वो वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब देखो 3 से 1, तो हमने देखा था कि ऐसा कर्व जो है 3 से 1 टाइप का वो आइसोथर्मल का भी हो सकता है, एडियाबेटिक का भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि आइसोथर्मल है एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ गया तो बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे देख लेना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आता है तो मान के चलना कि पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि अगर एडियाबेटिक हुआ तो टेम्परेचर इन दोनों पॉइंट पे सेम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो तो टेम्परेचर कैसे सेम होगा? पीवी बराबर होता है एनआरटी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट होगा। तो 3 नंबर पॉइंट पे देखो तो 44.8 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी हाफ से, तो 22.4 आएगा। और पॉइंट नंबर 1 पे भी वही हो रहा है, 22.4 इंटू 1 करोगे तो यहां भी 22.4 आ रहा है, यानी कि 1 और 3 पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक और तरीका है देखने का, ध्यान से देखो। जब तुम 3 से 1 पे गए, तो देखो वॉल्यूम आधा हो गया, 44.8 से 22.4 हो गया। 3 से 1 पे जाने के क्रम में वॉल्यूम आधा हुआ और प्रेशर देखो डबल हो गया। 3 से 1 में प्रेशर 0.5 था, तो 1 पे जाती प्रेशर 1 atm हो गया। कहने का मतलब अगर वॉल्यूम आधा हुआ तो प्रेशर दुगना हो गया। इसका मतलब ये कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, चाहे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, चाहे पीवी का वैल्यू कांस्टेंट हो। पी बराबर कांस्टेंट होगा तभी ना P बराबर K/V आएगा। यानी 3 से 1 वाले प्रोसेस में है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस का नाम होगा आइसोथर्मल। तो आपसे देखो दो चीजें पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि पॉइंट 1, 2, 3 पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बताओ। ठीक है, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम तो डायग्राम में दिया हुआ है ही। अगर तुम 1 का लिखना चाहो, चलो जब पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर पॉइंट 1 की बात करें, देखो पॉइंट 1 पे प्रेशर है 1 atm
और वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो एक बात बताओ बच्चों, 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर कब होता है? प्रेशर 1 atm दिया हुआ है तो टेम्परेचर को पक्के से 273 केल्विन होना होगा। तुम चाहो तो P बराबर nRT से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि तुम्हें ये याद हो कि जब प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 होता है तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है। अगर प्रेशर कुछ और होता तो टेम्परेचर कुछ और हो जाता है, लेकिन क्योंकि प्रेशर फिक्स कर दिया 1 atm पे तो टेम्परेचर को भी 273 होना पड़ेगा अगर मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि प्रेशर तो 1 atm ही है। पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर 1 atm है, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 44.8 लीटर, यानी कि वॉल्यूम डबल हो गया। तो एक बात बताओ, अगर 1 से 2 में प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा, हमारा इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और वॉल्यूम हम नोटिस कर रहे हैं कि डबल हुआ तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी डबल होगा। तो टेम्परेचर डबल होकर कितना हो जाएगा? 546 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 3 पे जाओ। तुम 2 नंबर पॉइंट पे थे, 2 नंबर पॉइंट से हम लोग जा रहे हैं 3 नंबर पॉइंट पे। तो यहां पे क्या हो रहा है? 2 से 3 में वॉल्यूम फिक्स है 44.8 लीटर, लेकिन 3 नंबर पॉइंट पे प्रेशर जो है 0.5 atm हो गया है। तो यहां हम लिख रहे हैं 0.5 atm। अब यहां से यहां देखो, वॉल्यूम फिक्स है तो अब अगर वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान से देखो, 2 से 3 जाने के क्रम में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर आधा हो गया, और प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर भी आधा होगा। तो 546 का आधा 273 केल्विन हो जाएगा। सही है बच्चों, ऑलरेडी हमने देखा भी था कि 3 से 1 आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब जो टेम्परेचर 1 का होगा वही 3 का होगा, और 1 का टेम्परेचर आया था 273, तो 3 का भी टेम्परेचर आएगा 273 जो कि आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। तुम लोग एक बार इसको ट्राई कर लो, खुद से निकालना सीख लो। अगर दिमाग काम नहीं करता है तो P बराबर nRT में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। हमें मोल पता है और प्रेशर वॉल्यूम पता है तो टेम्परेचर निकल जाएगा हर पॉइंट का। अब देखो इसमें आते हैं। इसमें कह रहा है कि ए प्रोसेस क्या है। तो ए प्रोसेस क्या था? 1 से 2 जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा आइसोबारिक। बी प्रोसेस क्या है? तो बी प्रोसेस 2 से 3 पे जा रहा है, तो 2 से 3 वॉल्यूम एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आइसोकोरिक हो जाएगा। और 3 से 1 अभी हमने प्रूव किया था कि ये वाला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। ठीक है बच्चों, तीनों प्रोसेस आ गया। और अगला प्रोसेस साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। कह रहा है कि इन चारों प्रोसेस में बताओ Q क्या होगा, W क्या होगा, डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा H क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसको कैसे करें। चलो साइक्लिक की बात करते हैं। तो साइक्लिक में मैंने बताया था कि डेल्टा यू जो होता है नेट वो 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो स्टेट फंक्शन सेम रहेगा इनिशियल फाइनल पॉइंट पे, इसलिए उसमें चेंज जो है वो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा Q है वो -W के बराबर आएगा। और वर्क डन हमने बोला था कि अगर पीवी कर्व है तो एरिया इनसाइड होता है, यानी ये मिडिल का एरिया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अगर ये ट्रायंगल होता तो हम एरिया निकाल लेते, रेक्टेंगल होता तो भी हम एरिया निकाल लेते, रोम्बस होता तो भी हम एरिया निकाल लेते। लेकिन ये जो कर्व है, इस कर्व की वजह से हम अंदर का एरिया नहीं निकाल सकते हैं मेजरमेंट करके। तो फिर हम क्या करेंगे कि वर्क डन निकालने के लिए तीनों प्रोसेस का वर्क डन अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, तो तुम्हारा नेट वर्क डन आ जाएगा। तीनों प्रोसेस, आइसोबारिक का वर्क डन आपको पता है, आइसोकोरिक का ही पता है और आइसोथर्मल का ही पता है, तो तीनों का वर्क डन अलग अलग निकाल के अगर ऐड कर दो तो नेट वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो बस हम ये समझाना चाह रहे थे। तो आइसोबारिक का वर्क डन निकालो, आइसोकोरिक का निकालो और आइसोथर्मल का निकालो, और तीनों का ऐड कर दो तो नेट वर्क डन आ जाएगा। तो साइक्लिक का अगर वर्क डन आ गया तो उसका साइन बस उल्टा कर देना तो आपका Q आ जाएगा, क्योंकि Q बराबर -W होता है, तो जो भी W आएगा उसका मैग्नीट्यूड ही Q होगा लेकिन साइन उल्टा होगा। ठीक है, अब देखो तो साइक्लिक में आएंगे बाद में। अब चलो आइसोबारिक में आते हैं, पहला वाला प्रोसेस आइसोबारिक। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए और साइक्लिक का अगला सवाल सॉल्व करने के लिए और साइक्लिक का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए पिछले क्लास में जो हमने एक टेबल बनाया था आइसोकोरिक का, आइसोबारिक का, आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक का, और उस टेबल में हमने Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H का फॉर्मूला लिखा था रिवर्सिबल के केस में। वो आपको रटा हुआ रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एक बार उसको हम रिवाइज करा देते हैं। डेल्टा U किसी भी प्रोसेस में NCBM डेल्टा T होता है, जिस वजह से आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 हो जाएगा। डेल्टा H किसी भी प्रोसेस में NCPM डेल्टा T होता है, बशर्ते कि आइडियल गैस हो, और आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 है तो आइसोथर्मल में 0 हो जाएगा। कहने का मतलब
डेल्टा यू डेल्टा एच आइसोथर्मल में 0 होगा, बाकी सब में एनसीबीएम डेल्टा टी और एनसीपीएम डेल्टा टी होगा। हो गया ये। वर्क डन पे आ जा। वर्क डन आइसोकोरिक में 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोबारिक में 3 फार्मूला आया था, माइनस पी डेल्टा बी, माइनस एनआर डेल्टा टी और माइनस डेल्टा एनजीआरटी। एक जनरल फार्मूला, एक आइडियल गैस के लिए और तीसरा रिएक्शन के लिए। ठीक है। एडियाबेटिक में जो W है वो डेल्टा यू के बराबर आया था क्योंकि Q 0 था, और आइसोथर्मल का जो W होता है रिवर्सिबल में वो आया था माइनस एनआरटी एल एन V2 by V1, चाहे माइनस एनआरटी एल एन P1 by P2, चाहे एनआरटी को हम P1 V1 चाहे P2 V2 लिख सकते हैं। डन हो गया, वर्क डन निकल गया, बचा Q। तो आइसोकोरिक में Q डेल्टा U के बराबर क्योंकि वो QV है, आइसोबारिक में Q डेल्टा H के बराबर क्योंकि वो QP है, एडियाबेटिक में Q 0 हो जाएगा, और आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 है, इस वजह से Q जो है वो माइनस W के बराबर। तो ये पूरा आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए इसी तरीके से कि जो भी तुमसे पूछे तुम तुरंत में रिप्लाई कर सको, तभी जाकर ये तुमसे तेजी से बनेगा सब कुछ। अब देखिए डेल्टा यू पे पहले काम करते हैं। तो डेल्टा यू क्या होता है? एनसीबीएम डेल्टा टी। डेल्टा यू का हमारा फॉर्मूला है एनसीबीएम डेल्टा टी। मोल कितना है? 1 मोल है 1 हमारा। सीबीएम तो गैस कौन सा है? देखो तो यहां मोनोएटॉमिक गैस होगा, छूट गया है। ठीक है, यहां पे ऐड कर देना सवाल में, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है बच्चों, तो मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीबीएम क्या होता है? सीबीएम हो जाएगा 3R/2 और सीपीएम हो जाएगा 5R/2। सवाल में दिया रहेगा, ये छूट गया था। ठीक है, तो सीबीएम हो जाएगा 3R/2, सीपीएम हो जाएगा 5R/2। वैल्यू पुट कर दो। सीबीएम की जगह पर रखोगे 3R/2 और उसको मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा टी से। चलो एक एक करके खत्म करते हैं। आइसोबारिक का डेल्टा यू सेम फॉर्मूला, पेन का वैल्यू 1 और सीबीएम हो गया 3R/2। तो यहां पे लिख देंगे 3R/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कहां से कहां तक? तो ए प्रोसेस का। ए प्रोसेस का मतलब 1 से लेकर 2, और 1 से 2 में टेम्परेचर देखो कितना से कितना हुआ है, 273 से 546 हुआ है, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू 546 माइनस 273 आ जाएगा। यहां लिख देंगे 273। बच्चों एक काम कर रहे हैं, तुम लोग इसको नोट कर लो क्योंकि जगह यहाँ पे कम है और हम तुमको डिटेल में समझाना चाह रहे हैं इसको। तो हम इस वाले हिस्से को अभी मिटाएंगे और इस हिस्से को मिटाकर हम आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल साइक्लिक चारों को अलग अलग डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो है ना, आप लोग नोट कर लो, टेबल बना लो। ये टेबल अगर बनाते भी हो तो कॉपी में बड़ा सा बनाना, जगह अच्छा खासा यहाँ पे छोड़ना, ताकि तुम अगर चाहो तो इसी में कैलकुलेशन कर सको। कायदे से तुमको इतना कमांड होना चाहिए कि तुम डायरेक्ट इसमें बना सको। ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो ये सवाल, इसलिए तुम पहली बार हो सके तो डिटेल में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ही मिटाते हैं। हाँ, पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लेना। देखो बच्चों, अब डिटेल में देखते हैं एक एक करके। तो पहला प्रोसेस कौन सा है? 1 से 2। 1 से 2 इस प्रोसेस का नाम क्या है? ए। और ये प्रोसेस है कौन सा? तो आइसोबारिक। अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो आइसोबारिक में डेल्टा यू बराबर होता है एनसीबीएम डेल्टा टी। एनसीबीएम डेल्टा टी मोल हो गया 1, सीबीएम हो गया मोनोएटॉमिक का 3R/2 और डेल्टा टी टेम्परेचर। तो 1 पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? देखो हम यहां से लिख रहे हैं 1 पॉइंट का टेम्परेचर है 273, तो आसानी के लिए हम यहीं पे लिख देते हैं 273। 2 पॉइंट का टेम्परेचर है 546, यहां पे लिख दो 546 केल्विन, और थर्ड का टेम्परेचर है 273, इसको भी हमने लिख दिया। अब देखो 1 इंटू 3R/2 डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर माइनस इनिशियल पॉइंट का, यानी 2 के टेम्परेचर में से हम 1 का टेम्परेचर माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 546 माइनस 273। तो ये रिजल्ट आ गया 3R/2 इंटू 273। आर का वैल्यू कैलोरी में रखोगे 2 तो आंसर कैलोरी में आएगा, जूल में रखोगे जूल में आएगा, लिटरेटिव में रखो लिटरेटिव में आएगा। चाहे तो तुम आर में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आंसर को तुम आर में भी छोड़ सकते हो। डेल्टा यू आ गया। अब देखो डेल्टा एच क्या आएगा? डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या होता है? एन सीपीएम डेल्टा टी। तो मोल कितना? 1 सीपीएम। तो मोनोएटॉमिक का सीपीएम होता है 5R/2। 5R/2 रटा बनाना चाहिए तुमको, मोनोएटॉमिक का, डायटोमिक का, ट्राइटोमिक का, और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फिर से वही काम करो, 546 में से 273 गया, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 273। हो गया बच्चों W। वर्क डन निकालो। तो आइसोबारिक में W का 3 फॉर्मूला था, तो रिएक्शन वाला तो यहाँ लगेगा नहीं। हम चाहें तो माइनस पी डेल्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे आसान होगा ये फॉर्मूला लगाना, माइनस एनआर डेल्टा टी। मोल है 1, आर को 10 का 10 रखो और डेल्टा टी फिर से आ गया 273। ठीक है, ये भी निकल गया।
बचा Q। तो प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक, और कांस्टेंट प्रेशर पे QP होता है और QP का वैल्यू बराबर होता है डेल्टा H के, और आपने डेल्टा H निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा फाइबर बाई 2 इंटू 273। ठीक है, आइसोबारिक हो गया हमारा, नोट कर लो इसको, चाहे खुद से एक बार कर लो। अभी हम इसको मिटाएंगे, फिर आइसोकोरिक में जाएंगे, दूसरे वाले में 2 से 3 में हम जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिटाते हैं इसको। अगला प्रोसेस है हमारा 2 से लेकर 3 तक। 2 से 3 प्रोसेस नंबर बी। प्रोसेस नंबर बी क्या है, वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अगर वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसे हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में W क्या होता है, 0 हो जाता है। डेल्टा U क्या होगा, n CVM डेल्टा T, तो 1 CVM हो गया 3R/2 डेल्टा T। डेल्टा T देखो 273 में से 546 गया, 273 में से 546 गया, 273 माइनस 546, तो ये हो जाएगा माइनस 3R/2 इंटू 273। आर के टर्म में आंसर लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यही आंसर हो गया। डेल्टा H n CPM डेल्टा T, तो n हो गया 1, CPM हो जाएगा 5R/2, CPM हो जाएगा 5R, ये 5R है, 5R/2 और फिर से डेल्टा T। तो डेल्टा T तो यही आएगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ 273 और आगे में आ जाएगा माइनस साइन। W 0 है, अगर W 0 है, आइसोकोरिक में अगर W 0 है तो Q बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा U के बराबर। ऐसे भी आइसोकोरिक में Q भी होता है और Q भी बराबर होता है डेल्टा U पे, और हमने डेल्टा U निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस 3R/2। तो देखो इतना आसान है। अगर तुमको सारा फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल तुम तुरंत 10 सेकंड के अंदर में चारों का चारों कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हो गया ये भी। मिटाते हैं इसको, अगले में जाते हैं, नोट कर लेना। देखो अगला है हमारा प्रोसेस 3 से 1, प्रोसेस नंबर सी। ये कौन सा प्रोसेस है, 3 से 1 ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में क्या 0 होता है, आइडियल गैस के लिए डेल्टा U भी 0 होगा, डेल्टा H भी 0 होगा। W बराबर क्या आएगा, माइनस nRT ln V2/V1, तो माइनस 1 इंटू R टेम्परेचर, तो यहां से 3 से 1 का टेम्परेचर 273 है, 273 लिख दिया हमने, ln V2/V1। तो 3 से 1 में बच्चों फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम है 22.4 और इनिशियल का है 44.8, तो इसको लिख दो 22.4/44.8। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो आवाज जा रहा होगा, 22.4/44.8 इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख दो 273 इंटू आर। अब देखो 22.4 से 44.8 दो बार में कटेगा, ln 1/2 आएगा, ln 1/2, और जब 1/2 को 2 करोगे ऊपर ले जाओगे तो आगे एक माइनस आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली ln 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 273 R इंटू, इसको लिख सकते हो 2.303 log 2, और log 2 का वैल्यू होगा 0.301, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर इसी फॉर्मेट में दिया होगा तो तुम्हारा यही पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बचा लास्ट में Q, तो Q बराबर क्या, माइनस W, और W हम निकाल चुके हैं तो उसी में माइनस साइन लगा दो, 273 R माइनस W कैसे हुआ, आइसोथर्मल है इसलिए, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0, तो फर्स्ट लॉ से Q बराबर आ जाएगा माइनस W इंटू 2.303, और यहाँ पे हो जाएगा log 2, है ना, ये निकल गया आपका चारों। ठीक है, नोट कर लो, खुद से ट्राई कर लो, हम मिटाएंगे इसको अभी कुछ सेकंड में। और फाइनली आ गया हमारा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक, तो साइक्लिक में डेल्टा U क्या 0, डेल्टा H भी क्या 0, W नेट क्या होगा, तो W नेट बराबर हो जाएगा WA प्लस WB प्लस WC, यानी ABC तीनों प्रोसेस का वर्क डन निकाल के ऐड कर दो, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर तुमको डायरेक्ट निकालना होता तो तुम्हारा फॉर्मूला याद रखना बहुत काम आ जाएगा। मान लो कि हमको ये डायरेक्ट निकालना होता तो देखो हम कैसे करते हैं, WA क्या है, आइसोबारिक, आइसोबारिक में फॉर्मूला माइनस nR डेल्टा T, तो लिख दो सीधे, माइनस n हो गया 1, R को R लिखो, डेल्टा T कितना आया था 546 माइनस 273, देखो डायरेक्ट वही आया जो हमने निकाला था पहले। WB ये आइसोकोरिक हो गया तो प्लस 0 कर देंगे, और आइसोथर्मल में हो जाएगा माइनस nRT, तो 1 इंटू R इंटू 273 ln V2/V1 यानी 22.4 डिवाइडेड बाई 44.8, और इसको ये वाला जो पार्ट है इसको हम पिछले केस में भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो सॉल्व तुम्हारा किया हुआ है, निकल जाएगा ये
बचा क्यू, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, जो भी डब्ल्यू निकालोगे उसमें माइनस साइन लगा दो। तो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस को है ना अटेम्प्ट करना आपको आ गया होगा। बेसिकली इसमें तुम ये सीखे कि साइक्लिक प्रोसेस को करने के लिए हमने जो पहले प्रोसेस पढ़ा था उस पर कमांड रहना जरूरी है। अगर तुम्हें प्रोसेस पे कमांड है तो फिर ये तुमको परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, और फॉर्मूला याद है तो सब कुछ तुरंत निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी साइक्लिक प्रोसेस का सवाल है तो 99% सवाल जो होता है वो टेम्परेचर के निकालने से बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि तुम नोटिस करो ये चारों फिजिकल क्वांटिटी जो हम निकाल रहे हैं हर प्रोसेस में, उसमें डेल्टा टी का टर्म आ ही रहा है। तो डेल्टा टी अगर पता है तो तुमको ये चारों निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो कम से कम टेम्परेचर पे तुम कंसंट्रेट करोगे कि साइक्लिक में अगर टेम्परेचर को निकालना पॉसिबल है तो हम उसको तुरंत में निकाल लेंगे। और न्यूमेरिकल हम देखते हैं थोड़ा, अच्छा इससे भी इसको नोट करो, खत्म करो इसको। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप, है ना। एक एक करके ये तीनों स्टेप में गैस हमारा गया। शुरू में क्या हुआ, इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 298 केल्विन टू 373। कांस्टेंट वॉल्यूम पे 298 से 373 तक गर्म कर दिया। उसके बाद कह रहा है इट इज एक्सपैंडेड फ्रीली इनटू वैक्यूम। तो याद करो वैक्यूम में जब गैस को एक्सपैंड कराते हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और टेम्परेचर 373 पे था। यानी इस प्रोसेस में टेम्परेचर 373 केल्विन से 373 केल्विन तक ही रहेगा पूरे प्रोसेस में, वॉल्यूम लेकिन दुगना हो गया। आगे बोल रहा है इट इज कूल्ड, फिर इसको ठंडा किया रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए 298 केल्विन, यानी कि 298 से 373 पे गया। सेकंड प्रोसेस में 373 ही रहा, और थर्ड प्रोसेस में 373 शुरू में था, वहां से घटाते हुए 298 केल्विन कर दिया। तो बोल रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में, तो ध्यान दो 298 पे चला गया, शुरुआत भी 298 से हुआ था, यानी प्रोसेस में टेम्परेचर जहां से चला वापस वहीं आ गया। तो टेम्परेचर अगर सेम है इनिशियल फाइनल तो प्रोसेस साइक्लिक हो गया। साइक्लिक हुआ तो डेल्टा यू डेल्टा जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वैसे भी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एनसीबीएम डेल्टा टी, एनसीपीएम डेल्टा टी। तो सॉल्व करते हैं। तो कह रहा नेट प्रोसेस का चारों वैल्यू बताओ। तो डेल्टा यू तो जीरो हो गया नेट का, डेल्टा एच भी जीरो हो गया, और क्यू बराबर आएगा माइनस डब्ल्यू। अगर हम डब्ल्यू नेट निकाल ले तो अपना काम हो जाए। तो डब्ल्यू नेट बराबर पहला क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हम लिख रहे हैं डब्ल्यू, है ना, ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी। डब्ल्यू ए जीरो होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। डब्ल्यू बी वैक्यूम में है तो वैक्यूम में वर्क डन जीरो होता है। बचा केवल डब्ल्यू सी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन होता है माइनस एन आर डेल्टा टी। मोल दिया हुआ था 1 इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आया 298 माइनस 373, है ना, माइनस कर दो आ जाएगा 57 माइनस 75 आर। ठीक है बच्चों, तो यहां से तुम चाहो तो आर का वैल्यू 8.314 रख के, है ना, जूल में तुम आंसर निकाल सकते हो। यहां से हो जाएगा माइनस 75 इंटू 8.314 जूल में। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू निकल के आ गया, क्यू कितना होगा, तो क्यू इसका साइन बस उल्टा कर दो, प्लस 75 इंटू 8.314 जूल। ठीक है, हो गया, चारों हमारा निकल गया। नोट कर लो इसको। देखो बच्चों ये सवाल देखते हैं, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ग्राफ हमें दे दिया 2 मोल दिया है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो सीबीएम हो जाएगा 3r/2 और सीपीएम हो जाएगा 5r/2। तुमसे कह रहा है कि B/A वॉल्यूम में 2 के बराबर है, यानी A से B में वॉल्यूम दुगना हो गया, और VD/BA D का वॉल्यूम C का वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस में परपेंडिकुलर है। और कह रहा है कि D का वॉल्यूम A के कंपैरिजन में 4 गुना है, तो C का वॉल्यूम भी A से 4 गुना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं VC/BA बराबर 4, और देखो A से B में वॉल्यूम दुगना हुआ और A से C में वॉल्यूम 4 गुना हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि B से C में दुगना हुआ होगा, A से B में दुगना, B से C में दुगना, तब ना A से C में 4 गुना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं VC/BA बराबर 2। ठीक है, यहां तक डन हुआ। अब देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, ए पार्ट में कि बी का टेम्परेचर बताइए। बी का टेम्परेचर यानी इसका टेम्परेचर, तो ए से बी कौन सा प्रोसेस है, ए से बी को एक्सटेंड करने पे ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है। अगर ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा है तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ए बी में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टी के। अगर वॉल्यूम टी के प्रोपोर्शनल है यानी कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है,
और देखो ए से बी में वॉल्यूम दुगना हुआ है और वॉल्यूम टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल है, तो ए से बी में वॉल्यूम दुगना हुआ तो टेम्परेचर भी दुगना हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर अगर दुगना होगा तो बी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स टीए हो जाएगा और टीए का टेम्परेचर 300 था तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। आ गया बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि हीट एक्सचेंज बताइए प्रत्येक प्रोसेस में, ईच प्रोसेस में। तो निकाला जाए, यहां आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, सारा पुराना वाला। तो ए बी का पहले हम निकाल रहे हैं क्यू ए बी। तो प्रोसेस कौन सा है, ए बी। ए बी हमारा आइसोबारिक है, आइसोबारिक में क्यू होता है डेल्टा एच के बराबर और डेल्टा एच हमारा होता है एन सीपीएम डेल्टा टी। मोल कितना दिया, 2, सीपीएम हो गया 5R/2 और डेल्टा टी T2 - T1। तो 600 में से 300 घटाओगे तो 300 केल्विन आएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट गया, आर होता है 2 कैलोरी, 5 गुना 2 10, 10 गुना 300 यानी ये हो जाएगा 3000 कैलोरी। आसान था इसलिए कैलकुलेट कर दिए, देखो 3000 कैलोरी आ रहा है। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या कर रहा है, सॉरी सी पार्ट नहीं, इसी में क्यू ए बी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्यू बी सी। क्यू बी सी, तो बीसी कौन सा प्रोसेस है, तो बीसी देखो टेम्परेचर एक्सिस से परपेंडिकुलर है यानी आइसोथर्मल होगा। अगर आइसोथर्मल होगा तो आइसोथर्मल का क्यू बराबर होता है -W के और W होता है -nRT ln V2/V1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस nRT ln VC/VB। n का वैल्यू 2, R भी हो गया 2 कैलोरी, टेम्परेचर हो गया 600, ln को log में बदलोगे तो 2.303 log VC/VB, तो ये हो जाएगा log 2। और इसको अगर आप तुम सॉल्व करोगे, देखो ये ln2 का वैल्यू 0.693 होता है, रटना चाहो तो रट जाना, काम आएगा आगे भी। ln2 होता है 0.693, तो ये वाला जो पार्ट है 2.303 log 2 ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0.693 और उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आना चाहिए 1663 कैलोरी। क्यू बी सी आ गया। अब आ जाओ क्यू सी डी में। तो क्यू सी डी क्या है, क्यू सी डी हमारा आइसोकोरिक है, वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो क्यू सी डी अगर आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक का क्यू होता है डेल्टा यू के बराबर और डेल्टा यू होगा एन सीबीएम डेल्टा टी। एन हो गया 2, सीबीएम हो गया 3R/2 और डेल्टा टी 300 - 600। डी का टेम्परेचर 300, सी का होगा 600। डी का टेम्परेचर ए के बराबर होगा, सी का टेम्परेचर बी के बराबर होगा। ए का टेम्परेचर 300 है, बी का टेम्परेचर 600 है। तो डी में से सी का घटाओगे 300 - 600 तो आ जाएगा -300। ये हो गया -300। सॉल्व करोगे 2 से 2 कट गया, 3 गुना 2 6, 6 गुना 300 -1800 कैलोरी। ठीक है बच्चों, आ गया सी डी का। नोट कर लो इसको पॉज करके, ऊपर से मिटाएंगे हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, मिटाते हैं। अब देखो सीडी निकल गया, क्यू डी ए बराबर, डी ए क्या है, फिर से आइसोथर्मल, तो डी ए हो जाएगा W, है ना। क्यू बराबर -W आइसोथर्मल में और W का वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा -nRT ln VA/VD। मोल है 1, R हो गया 2 कैलोरी, टेम्परेचर हो गया 300 ln VA/VD। और VA/VD क्या होगा, VD/VA 4 है तो VA/VD 1/4 होगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे 4 ऊपर ले जाओ तो माइनस आ गया, 2 गुना 4, 4 गुना 3 1200 और 4 ऊपर गया तो वो 2 का स्क्वायर, तो इसे तुम लिख सकते हो 2 ln 2। तो देखो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम आ गया। 2 गुना 2 4, 4 गुना 600 2400, ये भी देखो 2400 आ रहा है और इसका आगे ln 2 है, यहाँ भी ln 2 था जिसको हमने ऐसे लिखा था, तो दोनों सेम आ रहा है। तो जो यहाँ रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा, बस आगे में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चारों प्रोसेस का क्यू निकल गया। ठीक है, अगर तुम्हें क्यू नेट निकालना है, क्यू नेट बराबर, तो तुम चारों क्यू को ऐड कर दोगे। तो चारों क्यू को ऐड करो, 3000 1663 -1800 और -1663, तो -1663 प्लस 1663 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा हमारा 3000 -1800 यानी रिजल्ट आ जाएगा 1200 कैलोरी। ठीक है, क्यू नेट आ गया। मिटाते हैं नीचे वाला, ये नोट कर ही लिए थे उस समय। चलो अब आ जाओ सी पार्ट में। सी पार्ट में कह रहा है कि नेट वर्क डन क्या होगा, W नेट क्या होगा। तो प्रोसेस है साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा U 0 W 0 यानी W बराबर होगा -Q नेट, और हमने Q नेट इसीलिए यहाँ पे निकाला था। Q नेट आ गया 1200 तो W आ जाएगा -1200 कैलोरी। हो गया ना बच्चों, तो इसको तुम खुद से करो एक बार, और तुमको एक होमवर्क दे रहे हैं इसमें। देखो हम लोग क्या किए, Q को निकाल के W को निकाले हैं। तुम्हारा होमवर्क ये है कि बिना Q को निकाले हुए डायरेक्ट W निकालो। तो डायरेक्ट W कैसे निकलेगा, W नेट बराबर W1 W2 W3 W4, चारों का वर्क निकाल के जोड़ो।
पहला आइसोबारिक है तो W आएगा माइनस एनआर डेल्टा टी, वहां से निकलेगा। दूसरा आइसोथर्मल तो माइनस एनआर टी एल V2 by V1। तीसरा आइसोकोरिक तो इसमें वर्क डन 0 होगा। चौथा फिर से आइसोथर्मल माइनस एनआर टी एल V2 by V1। अगर चारों वर्क डन को जोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट यही फिर से आना चाहिए, माइनस 1200 कैलोरी। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है ना। इसके आगे हम लोग देखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इन करेंगे। फर्स्ट लॉ हमारा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।